नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस लेक्चर में हम पंचवर्षीय योजनाओं या 5 ईयर प्लान्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं आर्थिक नियोजन से। देखिए, आर्थिक नियोजन वह प्रक्रिया होती है जिसमें पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम या कुशलतम प्रयोग किया जाता है, या फिर हम और विस्तृत अर्थों में कह सकते हैं कि आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन एक संगठित आर्थिक प्रयास होता है जिसमें राज्य के द्वारा या सरकार के द्वारा एक निश्चित अवधि में सामाजिक एवं आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से कुशलतम, इष्टतम या समन्वित प्रयोग किया जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है? आर्थिक नियोजन कहा जाता है। अब भारत में आर्थिक नियोजन को हमने पिछले लेक्चर में बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है, तो इस लेक्चर में अब हम जो है पंचवर्षीय योजनाओं को समझना प्रारंभ करते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं को समझने के लिए यदि आप तत्कालीन घटनाओं को तत्कालीन घटनाओं को या प्रमुख जो भी घटना घटित हुई है या अन्य तथ्यों को याद में रखेंगे तो उससे पंचवर्षीय योजनाओं को समझने में एवं महत्वपूर्ण तथ्यों को याद रखने में आपको सहूलियत होगी। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता से पहले हमारे देश में जो आर्थिक विकास था वो ना के बराबर में हुआ था। अंग्रेजों ने हमारे देश में ऐसी नीतियों का क्रियान्वयन किया था जिसके माध्यम से भारत कच्चा माल का निर्यातक देश बनकर रह गया था और वहीं फिनिश्ड गुड या जो निर्मित वस्तुएं थी उनका आयातक बनकर रह गया था। और भारत की जो हस्तकला थी, भारत की जो हस्तकला उद्योग थे, तो भारत के जो हस्तकला उद्योग थे या जो कुटीर उद्योग थे या लघु उद्योग थे, ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे और पूरे विश्व में भारत की हस्तकला निर्मित वस्तुओं की बहुत ही ज़्यादा मांग थी। परंतु अंग्रेजों ने हमारे देश में ऐसी पॉलिसीज का क्रियान्वयन किया जिसके माध्यम से हमारे देश में जो कच्चा माल था, कच्चा माल का ही निर्यात किया जाता था और औद्योगिक क्रांति की वजह से जो भी वस्तुओं का उत्पादन ब्रिटेन में होता था उनको भारत में आयात करके लाया जाता था। अर्थात भारत है वो ब्रिटेन से फिनिश्ड वस्तुओं को आयात करता था और उनको बेचता था। इसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो गई थी। इसके साथ ही अंग्रेजों ने भारत में जो कमर्शियल क्रॉप्स थी जैसे नील की खेती है उन पर भी अधिक ध्यान दिया था। इसकी वजह से भी भारत में जो खाद्यान्न की समस्या थी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी और स्वतंत्रता के समय हमारे देश में गरीबी की समस्या थी, खाने को पर्याप्त अनाज नहीं थे, और साथ ही साथ औद्योगिक विकास ना के बराबर में हुआ था और साथ ही साथ हमारा देश विभाजन की प्रक्रिया से भी गुजर रहा था। तो एक ओर हमारे देश के पास में पर्याप्त संसाधन नहीं थे तो दूसरी ओर गरीबी, बेरोजगारी, खाद्यान्न की समस्या, इस जैसी कई अधिक जो है बड़ी बड़ी समस्याएं थी। और चूंकि इन समस्याओं का समाधान एक बार में ही नहीं हो सकता है, इसीलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी और प्रथम पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन समय था 1951 से 56 से। अब पहली पंचवर्षीय योजना में चूंकि हम देख चुके हैं कि स्वतंत्रता के हमारे देश में गरीबी की समस्या थी और खाद्यान्न की एक बड़ी समस्या थी, इसीलिए पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं सिंचाई को अधिक महत्व दिया गया था। तो पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं सिंचाई को उच्च प्राथमिकता दी गई थी ताकि हमारे देश में कृषि के माध्यम से पर्याप्त खाद्यान्न का उत्पादन हो सके और हमारे देश में जो भी खाद्यान्न की समस्या है वह दूर हो सके। और यह जो योजना थी, यह योजना हेरोड डोमर जो मॉडल था उस पर आधारित थी। तो इस तरीके की जो फैक्चुअल जानकारी है ये आपको प्री में पूछे जाने योग्य है, इसलिए ये आपको याद रखनी है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो
प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं सिंचाई को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई, ताकि कृषि को बढ़ावा मिले, कृषि में उत्पादन बढ़ेगा तो जो खाद्यान्न की समस्या थी और जो भुखमरी की समस्या थी वह दूर हो जाती। साथ ही साथ यह योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और इसका लक्ष्य था कि भारत में अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की जो प्रक्रिया है वो आरंभ हो जाए। तो अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना इसका मुख्य लक्ष्य था और उच्च प्राथमिकता दी गई थी कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र को। और इसी वजह से भारत में कृषि के विकास के लिए और सिंचाई में विस्तार करने के लिए कई बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं की शुरुआत की गई थी। उदाहरण के लिए भारत में भाखड़ा नागल परियोजना, व्यास परियोजना, राइट, दामोदर नदी घाटी परियोजना हो जाएगी। इन परियोजना की शुरुआत जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही हुई थी। और जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी यह एक सफल योजना थी। इस योजना में आर्थिक विकास की दर को 2.1 निश्चित किया गया था और जबकि 3.6% जो है प्राप्त हुई थी। इसीलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है सफल पंचवर्षीय योजना मानी जाती है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को भी जो है इस योजना में महत्व दिया गया था और भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत भी प्रथम पंचवर्षीय योजना में हुई थी। और इस पंचवर्षीय योजना के बाद में राष्ट्रीय आय में 18% की वृद्धि हुई थी और प्रति व्यक्ति आय में 11% की वृद्धि हुई थी। क्लियर? अब समझते हैं हम यहाँ पर दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के बीच में जो थी लागू की गई थी। तो 1956 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी, राइट। और चूंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना में उच्च प्राथमिकता कृषि एवं सिंचाई को दी गई थी और ये प्रथम पंचवर्षीय योजना सफल भी थी, इसीलिए इस योजना में भारत के आर्थिक विकास को अधिक महत्व दिया गया। यही कारण था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों एवं खनिजों के उत्पादन में उच्च प्राथमिकता दी गई ताकि भारी उद्योगों की स्थापना हो सके, साथ ही साथ हमारे देश में आर्थिक विकास या औद्योगिक विकास की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाए, राइट। इस योजना में समाजवादी समाज की स्थापना करने का भी लक्ष्य रखा गया था, राइट, ताकि समाज के प्रत्येक वर्ग को सभी सुविधाएं जो है सरकार मुहैया कराई जा सके। और यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, राइट। तो पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और जिसमें सबसे अधिक जो प्राथमिकता थी वो भारी उद्योगों एवं खनिजों को दी गई थी। तो जो द्वितीय प्राथमिकता थी वो यातायात एवं संचार को दी गई थी। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अधिक जो ध्यान था वो द्वितीय क्षेत्र अर्थात उद्योग क्षेत्र पर था। तो भारी उद्योगों की स्थापना का उच्च प्राथमिकता दी गई और उसके बाद में यातायात एवं संचार अर्थात तृतीय क्षेत्र को इसमें प्राथमिकता दी गई। साथ ही साथ यह भी लक्ष्य रखा गया कि 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि हो सके, ऐसा लक्ष्य भी निर्धारित किया गया था। और भारी उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार ने प्रयास किया, कई देशों के साथ में समझौते किए और कई देशों के सहयोग से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कई भारी उद्योगों की स्थापना भी हुई है। जैसे दुर्गापुर स्टील प्लांट हो जाएगा, भिलाई स्टील प्लांट हो जाएगा, राउरकेला के जो स्टील प्लांट है, इस्पात कारखाने हैं, इनकी जो है स्थापना की गई थी। इस योजना का जो लक्ष्य था वो 4.5% था, राइट। जो और इसमें एक तरीके से इसमें जो प्राप्ति थी वो हुई थी 4.1 की, राइट। अब अगली हो जाएगी तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच में क्रियान्वित हुई थी और जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी इसका मॉडल क्या था? सैंडी एवं चक्रवर्ती
मॉडल। राइट, दरअसल सैंडी एवं चक्रवर्ती अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अपना मॉडल प्रस्तुत किया, इसीलिए इसको सैंडी एवं चक्रवर्ती मॉडल कहा जाता है। राइट, तो इस योजना का जो मॉडल था वो था सैंडी एवं चक्रवर्ती मॉडल। और जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी उसमें आत्मनिर्भर बनना, राइट, स्वतः स्फूर्त अवस्था में अर्थव्यवस्था को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था भारत को आत्मनिर्भर बनाना, राइट, खाद्यान्न के क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में बनाना। जहां प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं सिंचाई को महत्व दिया गया था या उच्च प्राथमिकता दी गई थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों को उच्च प्राथमिकता दी गई थी, तो यही तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि व उद्योग दोनों को ही क्या दी गई थी, प्राथमिकता दी गई थी। अर्थात भारत को आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य भी रखा गया था। और इस योजना के दौरान ही 1964 में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। साथ ही साथ 1965 में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। और जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग होता है वो वर्तमान समय में जो है एमएसपी के निर्धारण में क्या करता है, जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीं जो एफसीआई है वो फूड ग्रेन्स के प्रोक्योरमेंट में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये जो दोनों संस्थाएं हैं, राइट, और वर्तमान समय में चूंकि कृषि अधिनियम भी आए हैं, किसान आंदोलन भी चल रहा है, तो करंट अफेयर से यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1964 में हुई थी और कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो कि एमएसपी का निर्धारण करता है, राइट, और इसकी सिफारिश करता है, राइट। तो जो CACP है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। साथ ही साथ इसी योजना में हमारे जो निर्यात है, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भी और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए रुपये का पहली बार जो है डिवैल्यूएशन किया गया था, राइट। यह योजना जो थी इसका लक्ष्य रखा गया था 5.6%, परंतु इसने जो है इसकी जो प्राप्ति थी वो कितनी थी, 2.85%। तो 5.6 आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य था और 2.85 की जो है प्राप्ति हुई थी। उसके 3 सबसे बड़े कारण थे और जो कि आपको अच्छे से पता भी होंगे। सबसे बड़ा कारण तो क्या था कि चीन के साथ में युद्ध होना, राइट। तो 1962 में भारत एवं चीन के साथ में युद्ध हुआ, जिसकी वजह से भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो गई। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो भारत ने बढ़त हासिल की थी, वो बढ़त एक तरीके से इसी युद्ध में हमने गवा दी, राइट। तो 1962 में चीन के साथ में युद्ध हुआ, जिससे अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुई। जैसे तैसे हमने आगे बढ़ना प्रारंभ किया, 1965 में फिर पाकिस्तान के साथ में युद्ध हुआ, राइट। और साथ ही साथ 1966 का जो अभूतपूर्व सूखा था, इन 3 कारणों की वजह से यह योजना असफल रही, राइट। और इसके साथ ही इतना व्यापक प्रभाव था इन तीनों घटनाओं का कि पंचवर्षीय योजनाओं की जगह पर योजना अवकाश लाना पड़ा था, राइट। तो जो योजना अवकाश है, योजना अवकाश 1966-67 से 1968-69 के बीच में था। दरअसल हमने अभी अभी देखा था कि 1962 में चीन के साथ में युद्ध हुआ, 65 में पाकिस्तान के साथ में युद्ध हुआ और भयंकर सूखा पड़ा था, राइट। इसी वजह से 5 वर्षों की योजनाएं ना बनाकर अब एक वर्ष की जो है योजनाएं तैयार की गई, राइट। इस वजह से इस योजना अवकाश में ध्यान रखें, प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, योजना अवकाश का समय क्या है, तो 1966 से 1969 का जो
टाइम पीरियड है, इसे ही पंचवर्षीय योजनाओं में योजना अवकाश का समय माना जाता है। तो 1966 से 69 के बीच में योजना अवकाश का समय था और इसमें पंचवर्षीय योजनाओं को लागू ना करके प्रत्येक वर्ष के लिए योजनाएं लागू की गई ताकि इस स्थिति से निकला जा सके। अर्थात योजना अवकाश में 3 योजनाएं तैयार की गई, राइट। साथ ही साथ यहाँ पर जो अभूतपूर्व सूखा है या युद्ध है, इनकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुई थी और हमारे देश में खाद्यान्न की पुनः समस्या खड़ी हो चुकी थी, राइट। एक तो हमारे देश में पर्याप्त खाद्यान्न की समस्या, पर्याप्त खाद्यान्न मौजूद ही नहीं थे। साथ ही साथ भारत अपने खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए अपने मित्र देश जैसे अमेरिका पर भी क्या था, निर्भर था। लेकिन अमेरिका ने भी जो खाद्य सामग्री थी, राइट, जो अमेरिका से गेहूं आर्थिक तौर पर या मदद के तौर पर भारत को भेजे जाते थे, उसकी आपूर्ति भी बंद हो गई, सूखा भी पड़ गया। इस वजह से पुनः खाद्यान्न की समस्या हो गई और इतनी विकट समस्या थी कि हमारे देश में भुखमरी की शुरुआत हो चुकी थी। इससे निपटने के लिए 1966-67 में ही नई कृषि नीति लागू की गई थी, अर्थात हरित क्रांति लागू की गई। तो ध्यान रखें, योजना अवकाश में ही 1966-67 में ही नई कृषि नीति लागू की गई थी, अर्थात हरित क्रांति की शुरुआत योजना अवकाश से हुई है। और इसी योजना अवकाश में सबसे अधिक ध्यान दिया गया कृषि पर, राइट। कृषि को उन्नत बनाने के लिए आधुनिक बीजों को, राइट, तो जो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स थे, उन्नत बीजों को अपनाने पर जोर दिया गया, राइट। साथ ही साथ कृषि में जो आधुनिक आगत है, राइट, मशीनीकरण हो जाएगा, उसको बढ़ाने पर जोर दिया गया ताकि हमारे देश में उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके, राइट। तो इसी समय में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। साथ ही साथ कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र को जो है उच्च प्राथमिकता दी गई। साथ ही साथ इस समय दौरान 3.8% की जो है वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त हुई थी। क्लियर। अगली हो जाएगी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1969 से क्या हो जाएगा, 1974 हो जाएगा। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के बीच में क्रियान्वित की गई थी और यह योजना अशोक रुद्र एवं माने मॉडल पर आधारित थी। तो इस योजना का मॉडल क्या हो जाएगा, अशोक रुद्र एवं माने मॉडल पर आधारित थी। और इस योजना को तैयार करने में गाडगिल ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इसीलिए इसे गाडगिल प्लान भी कहा जाता है। तो ध्यान रखें, इस योजना से संबंधित 2 चीजें, यह योजना अशोक रुद्र एवं माने मॉडल पर आधारित थी और इसे ही गाडगिल प्लान भी कहा जाता है। इस योजना का लक्ष्य रखा गया था कि स्थायित्व के साथ में विकास और साथ ही साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। तो स्थायित्व के साथ विकास एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति इस योजना का उद्देश्य था। साथ ही साथ समाजवादी समाज की स्थापना करना को भी जो है इस योजना में लक्षित किया गया था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान ही कई महत्वपूर्ण जो है घटनाएं घटित हुई थी, जिसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाएगा। देश के आर्थिक विकास के लिए, राइट, देश के आर्थिक विकास के लिए पूंजी का प्रवाह बहुत ही आवश्यक है और पूंजी प्रवाह के लिए देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों का होना अति अनिवार्य है। तो देश के आर्थिक विकास के लिए, राइट, भारत के बाजार में पूंजी प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए बैंकिंग प्रणाली को विकसित करने के लिए 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। साथ ही साथ हमारे देश में जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए और पारिवारिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम भी लागू किया था। साथ ही साथ हरित क्रांति की जो शुरुआत थी, हरित क्रांति की शुरुआत योजना अवकाश में ही शुरू हो गई थी और इस चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में श्वेत क्रांति की जो है शुरुआत कर दी गई थी, अर्थात डेयरी विकास,
राइट, या दुग्ध उत्पादन में भी क्रांति के प्रयास जो है प्रारंभ करती है कहते। साथ ही साथ हमारे देश में जो क्षेत्रीय विषमता थी, कुछ क्षेत्र जो है विकसित हो चुके थे तो कुछ क्षेत्रों में विकास की प्रक्रिया प्रारंभ ही नहीं हुई थी। इसीलिए देश में क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के लिए विकास केंद्र उपागम की शुरुआत की गई थी, जिसमें केंद्र राज्य का संबंध हो जाएगा, राइट, ग्रामीण क्षेत्रों के या ग्रामीण स्तर पर योजनाओं का बनना हो जाएगा। इस तरीके से विकास केंद्र उपागम जो है इसकी भी शुरुआत की गई थी। यह योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल मानी जाती। उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? बांग्लादेशी शरणार्थी था। दरअसल क्या था, आपको पता होगा कि हमारे देश का जो समृद्ध क्षेत्र था बंगाल क्षेत्र था, राइट, और बंगाल को अंग्रेजों ने विभाजित करके दो भागों में विभाजित कर दिया था, राइट। एक क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा जो कि अभी भी भारत में है, और पश्चिम बंगाल के साथ साथ एक क्या हो जाएगा, पूर्वी बंगाल हो जाएगा। और 1947 में यही पूर्वी बंगाल जो था पूर्वी पाकिस्तान, राइट, जो पूर्वी बंगाल था वो पूर्वी पाकिस्तान बन चुका था। अब दरअसल क्या था कि पूर्वी पाकिस्तान जो है पूर्व में था और वहीं जो हमारा भारत है, राइट, भारत से लगा हुआ जो क्षेत्र है, राइट, इस तरफ क्या था, पश्चिमी पाकिस्तान था। तो पाकिस्तान की जो सरकार थी, सरकार का संचालन होता था पश्चिमी पाकिस्तान से, और पूर्वी पाकिस्तान में कई योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक से नहीं होता था। इसकी वजह से यहाँ के लोगों ने जो है पश्चिमी पाकिस्तान का विरोध करना प्रारंभ किया। साथ ही साथ मुजीबर रहमान की जो है नेतृत्व में आंदोलन भी चल रहा था, राइट। और इसके साथ ही यह आंदोलन इतना खतरनाक हो गया था, जो मुजीबर रहमान थे वो एक तरीके से मुजीबर रहमान इतने लोकप्रिय हो चुके थे कि उन्होंने जो है चुनाव भी जीत लिया था। और मुजीबर रहमान जब प्रधानमंत्री का चुनाव जीत गए थे तो पश्चिमी पाकिस्तान के जो नेता थे उन्होंने उनको गिरफ्तार करवा लिया था। और इसके साथ ही यहाँ के जो जितने भी जो लोग थे जो कि विद्रोह कर रहे थे उन पर यातनाएं देने के लिए मिलिट्री कार्रवाई करना प्रारंभ कर दी थी। एक तरीके से पश्चिमी पाकिस्तान ने अपने ही लोगों को नियंत्रित करने के लिए या वो विद्रोह ना करें, यहाँ की सरकार का कहा माने, इसके लिए सैन्य कार्रवाई कर दी थी, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में यहाँ से जो लोग थे वो निकलकर जो है हमारे देश की तरफ आ रहे थे। और इसकी वजह से लाखों की संख्या में जो शरणार्थी थे वो भारत में पहुंच रहे थे, राइट। और अगर शरणार्थी भारत में आएंगे तो सीधी सी बात है कि उनके स्वास्थ्य के लिए या उनके खाद्यान्न के लिए आपूर्ति भी करनी पड़ेगी। तो एक और हमारे देश में खाद्यान्न की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, दूसरी ओर लाखों की संख्या में बांग्लादेश शरणार्थी भी आ रहे थे, साथ ही साथ मौसम की प्रतिकूलता भी थी। तो मौसम की प्रतिकूलता और बांग्लादेशी जो शरणार्थी थे इनके आगमन के कारण यह योजना अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो पाई थी। और आपको पता भी हो कि बांग्लादेश की शरणार्थी जो समस्या है उसको सॉल्व करने के लिए 1971 में फिर भारत ने जो पूर्वी पाकिस्तानी थे उन लोगों का साथ दिया और 1971 में भारत की मदद से जो पूर्वी पाकिस्तान था, राइट, वह किसमें, बांग्लादेश एक नए देश के रूप में परिवर्तित हो गया। इस तरीके से बांग्लादेश की समस्या तो सॉल्व हो गई थी, परंतु जो मौसम की प्रतिकूल समस्याएं थी ये बनी हुई थी। इन सभी घटनाओं की वजह से यह योजना सफल नहीं हो पाई या असफल रही। और जो आर्थिक विकास का लक्ष्य रखा गया था 5.7%, उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई। केवल और केवल 3.3% जो वार्षिक वृद्धि दर है वही प्राप्त हो सकी, राइट। चलिए अगला हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगी। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगी 1974 से 1978 हो जाएगी, राइट।
तो जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, उस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। हमारे देश में लंबे समय से खाद्यान्न समस्या है, मौसम की प्रतिकूलता की वजह से उत्पादन में भी कमी हो रही थी। इस वजह से गरीबी की स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में बनी हुई थी, राइट। इसलिए इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति को रखा गया था। साथ ही साथ देश में आर्थिक स्थायित्व भी बने रहे, राइट। तो आर्थिक स्थायित्व को जो है उच्च प्राथमिकता दी गई थी। और इसी कार्यक्रम में जो है गरीबी के निवारण के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम जो है शुरू किया गया था। ये इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हो जाएगी। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 1975 में गरीबी के निवारण के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम की जो है शुरुआत की गई थी। और हमारे देश में गरीबी एवं बेरोजगारी के निवारण के लिए भी इस योजना में जो है वो ध्यान दिया गया था। इस योजना में जो सर्वोच्च प्राथमिकता थी वो कृषि को दी गई थी, उसके पश्चात उद्योग एवं खनिज क्षेत्र को दी गई, राइट। और इस योजना में गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया। दरअसल अगर आप इस समय का जो राजनीतिक घटनाक्रम है तो उसको समझें तो 1975 में आपातकाल लागू हो चुका था। और इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल लागू हुआ था तो उनको इतना तो जरूर पता था कि जो अगले चुनाव होंगे उन चुनावों में वो चुनाव हार जाएंगे। इसीलिए उन्होंने जो है इस योजना के दौरान गरीबी के निवारण को जो है हथियार या चुनाव जीतने का जो है मुद्दा बना है। इसलिए बहुत अच्छे से याद रखना कि 1974 से 78 के बीच में ही आपातकाल लागू हुआ था और आपातकाल लागू होने के पश्चात ही चुनाव होने थे। इसलिए इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए गरीबी को चुनावी मुद्दा बनाया था। और इस योजना का जो लक्ष्य था वो भी गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता था। और उसके बाद में गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था। दरअसल जो विरोधी पार्टियां थी वो उनका चुनावी नारा था इंदिरा हटाओ। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ, राइट। तो इस तरीके से ये जो नारा था गरीबी हटाओ का नारा ये बहुत प्रसिद्ध हुआ था, राइट। तो इस तरीके से जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी उसमें ये 3 चीजें याद रखना आप, राइट। 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में प्रारंभ हुआ था। साथ ही साथ गरीबी हटाओ का नारा भी इस योजना में दिया गया था और इसी योजना में गरीबी एवं बेरोजगारी पर भी ध्यान दिया था। साथ ही साथ सर्वोच्च प्राथमिकता गरीबी को दी गई थी। और इस योजना के दौरान गरीबी के निवारण के लिए जो है कई कार्यक्रम शुरू किए गए थे, राइट। एक तो 15 सूत्री कार्यक्रम हो जाएगा, उसके अलावा राष्ट्रीय न्यूनता आवश्यकता कार्यक्रम और काम के बदले अनाज जो कार्यक्रम है ये भी लागू किए गए थे। तो ये भी बहुत ही चर्चित योजना है, राष्ट्रीय न्यूनता कार्यक्रम और काम के बदले अनाज जो योजनाएं हैं ये इसी पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू की गई थी। साथ ही साथ इस योजना में निर्यात प्रोत्साहन को बढ़ावा दिया गया था और आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा दिया गया था। कुल मिलाकर जो जितनी भी वस्तुएं भारत आयात कर रहा था उनका सब्स्टिट्यूट ढूंढना ताकि उनको हम घरेलू स्तर पर ही उनको क्या करें, उनका निर्माण कर सके। तो जो भी वस्तु हम आयात कर रहे हैं चाहे वो खाद्यान्न हो या कोई भी वस्तु हो, उनको हम घर में ही जो जितनी भी वस्तुएं हैं घरेलू स्तर पर उनका उत्पादन करके जो है आयात को प्रतिस्थापित कर दें और निर्यात को बढ़ावा दें। और सीधी सी बात है, यदि निर्यात को बढ़ावा मिलेगा तो इससे आर्थिक विकास भी हो पाएगा। यह जो योजना है ये सफल रही थी, राइट। परंतु अगर हम देखें तो जो गरीबी एवं बेरोजगारी की चर्चा इस योजना के दौरान की जा रही थी, गरीबी एवं बेरोजगारी में विशेष कमी नहीं आ पाई, राइट। फिर जैसे ही 1978 में चुनाव हुए थे तो 1978 में चुनाव हुए थे जिसमें सीधी सी बात है आपातकाल के बाद में इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी और फिर जनता पार्टी की सरकार बनी थी। जनता पार्टी जैसे ही सरकार में आई, राइट, उन्होंने इंदिरा गांधी की
कई योजनाओं को पलटने का प्रयास किया और जो पंचवर्षीय योजना थी उसको एक वर्ष पहले ही क्या कर दिया, बंद कर दिया। 1974 से इस योजना को 1979 तक जो था कंटिन्यू रहना था, परंतु जनता पार्टी ने एक साल पहले ही इस योजना को क्या कर दिया, बंद कर दिया। और इस योजना की जगह पर देश में जो गरीबी थी उसके निवारण के लिए जो है रोलिंग प्लान या जिसको अनवरत योजना कहा जाता है ये लेकर आए थे। राइट, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो अनवरत या जिसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, रोलिंग प्लान होता है, ये क्या होता है। देखिए, जो रोलिंग प्लान है या अनवरत योजना है, जो अनवरत योजना है या रोलिंग प्लान है, इसका प्रतिपादन गुन्नार मृडल ने किया था या जी मृडल ने किया था। तो गुन्नार मृडल के अनुसार जो विकासशील देश है, राइट, या जहां पर विकास की प्रक्रिया अभी प्रारंभ नहीं हुई है, अगर वो हर वर्ष योजना का मूल्यांकन करें, राइट, हर वर्ष योजना का मूल्यांकन करें और उसके आधार पर नियोजन को अपनाते हैं तो उससे उनको अधिक लाभ प्राप्त होगा। अर्थात विकासशील एवं पिछड़े देशों के लिए जैसे कि भारत है, इन देशों के लिए गुन्नार मंडल ने रोलिंग प्लान या अनवरत योजना प्रस्तुत की थी। राइट, और भारत में आर्थिक विकास के लिए, गरीबी के निवारण के लिए, राइट, कृषि को बढ़ावा देने के लिए जनता पार्टी ने एक समिति गठित की थी और लकड़वाला जो समिति थी, राइट, लकड़वाला समिति की सिफारिश पर जनता पार्टी ने 1978 में जो पंचवर्षीय योजना थी उसको बंद कर दिया और लकड़वाला समिति की सिफारिश पर ही पंचवर्षीय योजनाओं की जगह पर रोलिंग प्लान जो है प्रस्तुत किया था। राइट, और रोलिंग प्लान जो है 1978 से 80 के बीच में लागू हुआ। अब ये रोलिंग प्लान क्या होता है? रोलिंग प्लान में जो भी लक्ष्य रखा जाता है, राइट, उसको 5 वर्षों के लिए ना रखकर जो भी योजना बनाई जाती है उसको हर साल उसका क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। अर्थात इस प्रकार की व्यवस्था में या जो अनवरत योजना है, इसमें जो योजना होती है वो अनवरत क्या होती है, चलती रहती है। राइट, जबकि जो पंचवर्षीय योजना है उसमें हम 5 वर्षों के लिए लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, संसाधनों का कुशलतम या इष्टतम प्रयोग करते हैं। जबकि जो अनवरत योजना पद्धति है इसमें योजना का मूल्यांकन हर वर्ष किया जाएगा, अर्थात योजना जो है वो अनवरत चलती रहती है और योजनाओं को जो है हर वर्ष के तौर पर जो है क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है और लागू किया जाता है। जैसे 1978 से 1983, 1979 से 1984, फिर 80 से क्या हो जाएगा, 85 हो जाएगा। इस तरीके से जो जनता पार्टी थी उन्होंने रोलिंग प्लान को प्रारंभ किया और ये जो रोलिंग प्लान था ये भी हमारे देश के आर्थिक विकास के लिए सकारात्मक नहीं रहा था। राइट, और फिर 1980 में जैसे ही फिर से चुनाव हुए थे और उन चुनावों में इंदिरा गांधी जीत गई, तो इंदिरा गांधी ने फिर जनता पार्टी की जो रोलिंग प्लान था इसको बंद कर दिया और पुनः क्या कर दिया, इसकी जगह पर जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उनको लागू कर दिया। राइट, तो अब फिर से क्या आ जाएगी, 6वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगी। 6वीं पंचवर्षीय योजना का समय पीरियड कब हो जाएगा, 1980 से 85 हो जाएगा। राइट, तो जैसे ही इंदिरा गांधी चुनाव जीती उन्होंने रोलिंग प्लान को 1980 में बंद किया और 1980 से 6वीं पंचवर्षीय योजना लागू कर दी। इस योजना का मॉडल था आगत एवं निर्गत मॉडल। राइट, और इस योजना में भी उन्होंने गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि का जो था मुख्य उद्देश्य रखा था। क्लियर, तो गरीबी उन्मूलन, चूंकि गरीबी हटाओ का नारा और गरीबी उन्मूलन की जो शुरुआत है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना से ही चल रहा था, तो इस योजना में भी गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। साथ ही साथ इस योजना में वास्तविक रूप से
गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया था और गरीबी उन्मूलन के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जैसी जो है कई महत्वपूर्ण योजनाएं भी लागू की गई थी, राइट। और यह योजना सफल रही थी। इसमें 5.2% का लक्ष्य रखा गया था, जबकि इसमें जो प्राप्ति हुई थी वो 5.54 की हुई थी। इस तरीके से यह एक सफल योजना थी। अब अगली हो जाएगी 7वीं पंचवर्षीय योजना, हो जाएगी 85 से लेकर क्या हो जाएगा 90 के बीच में। तो जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है ये जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर क्या थी, आधारित थी, राइट। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी और इस योजना में कई उद्देश्य निर्धारित किए गए थे, जैसे देश में समग्र उत्पादकता को बढ़ावा देना और रोजगार के अधिक से अधिक जो है अवसर जुटाना, साथ ही साथ साम्य एवं न्याय पर आधारित जो सामाजिक प्रणाली है उसकी स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक असमानताओं को प्रभावी रूप से कम करना ताकि देश का सर्वांगीण विकास संभव हो सके, साथ ही साथ देश को तकनीकी विकास के लिए सुदृढ़ आधार तैयार करना, राइट। और इस पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था, राइट। तो भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया था। इसका लक्ष्य था 5% की वृद्धि दर और जबकि इसमें प्राप्ति हुई थी 6.02 की, इसीलिए यह एक सफल योजना मानी जाती है। और जो जवाहर रोजगार योजना है वो इसी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी, राइट। तो ध्यान रखें, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 6ठी पंचवर्षीय योजना में लागू किए गए थे। तो जवाहर रोजगार जो योजना है वो 7वीं पंचवर्षीय योजना में लागू की गई थी, राइट। अब 1990 में, तो 1990 में अगर हम देखें तो 1990 में कई जो चीजें थी वो दृष्टिगोचर हो रही थी, राइट। 1990 तक आते आते हमारे देश में जो है मुद्रास्फीति या महंगाई 17% हो चुकी थी, राइट। साथ ही साथ जो सरकार का घाटा था वो भी जीडीपी का लगभग 8% हो चुका था। साथ ही साथ इस समय पर जो है राजीव गांधी की मृत्यु के पश्चात लगातार राजनीतिक उठापटक चल रहा था, राइट। जो थे नए नए प्रधानमंत्री नियुक्त होते थे, परंतु कुछ समय पश्चात ही जो है सरकार बदल जाती थी, राइट। तो 1990 तक जो है एक तो राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति थी, वहीं मुद्रास्फीति भी भारत में बढ़ रही थी और कुल मिलाकर खाड़ी युद्ध का संकट भी था। खाड़ी युद्ध की वजह से जो क्रूड ऑयल था वो बहुत महंगे दामों पर भारत को आयात करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से जो है भुगतान संतुलन की समस्या या आर्थिक संकट भी उत्पन्न हो चुका था, राइट। जिसको जो है हमने पिछले लेक्चर में भी बहुत अच्छे से समझा है, राइट। तो आर्थिक संकट, राइट, भुगतान संतुलन की समस्या हो जाएगी। खाड़ी देशों के युद्ध की वजह से क्रूड ऑयल महंगा हो गया था, राजनीतिक अस्थिरता थी, महंगाई बहुत ज़्यादा थी, राइट। इन सब की वजह से जो है योजना अवकाश फिर घोषित कर दिया गया, अर्थात 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद में 8वीं जो पंचवर्षीय योजना थी वो है लागू नहीं की गई और 1990 से 92 के बीच में, राइट, जो नए आर्थिक सुधार थे वो लागू किए गए थे। तो 90 से 92 के बीच में जो है पंचवर्षीय योजना को विराम दिया गया था। इसको भी क्या माना जाता है, योजना अवकाश का समय माना जाता है, राइट। तो योजना अवकाश 1990 से 92 हो जाएगा और इसमें नए आर्थिक जो सुधार थे वो लागू हुए थे। तो हमारे देश के लिए दो बड़ी घटनाएं हो जाएंगी, राइट। पहला जो योजना अवकाश था वो 1966 से लेकर क्या हो जाएगा 1969 के बीच में हो जाएगा, राइट। और 1966 से 1969 के बीच में जो योजना अवकाश था इसमें हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, राइट। और फिर जो योजना अवकाश था 1990 से 92 का बीच में, राइट, इसमें नए आर्थिक सुधार लागू किए गए थे या आर्थिक नीति 1991 लागू की गई थी और यहां से जो है फिर योजना में भी समावेश किया, राइट।
1991 से पहले आदेशात्मक योजना जो था, आदेशात्मक नियोजन या आदेशात्मक योजना भारत में लागू थी। क्योंकि अगर हम आर्थिक नीतियों में हमने पढ़ा था कि सरकार ने जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग थे उन पर अधिक ध्यान दिया था और निजी क्षेत्र को उतना अधिक महत्व नहीं दिया था, और अर्थात आदेशात्मक जो योजना थी वो भारत में क्रियाशील थी, जिसमें सरकार ने विनियामक एवं मुख्य विकास एजेंट की भूमिका निभाई थी। वहीं 1991 के बाद में निर्देशात्मक योजना लागू की गई, जिसमें अब सरकार ने आदेश या विनियामक या मुख्य विकास की भूमिका न निभाकर सहयोगी की भूमिका निभाई। क्योंकि 1991 के आर्थिक मॉडल में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन अर्थात निजी क्षेत्र को भी जो है महत्व दिया गया था। इस तरीके से जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उनका स्वरूप निर्देशात्मक योजना लागू हो गया था। राइट, तो 1991 से पहले आदेशात्मक योजना लागू थी और 1991 के बाद निर्देशात्मक योजना जो है भारत में लागू हुई। अब 8वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगी 1992 से क्या हो जाएगा, 97 हो जाएगा। राइट, और 8वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1992 से 97 के बीच में लागू हुई थी, इसका मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास करना। राइट, क्योंकि मानव संसाधन, अगर किसी देश में कुशल मानव संसाधन होगा तो सीधी सी बात है उस देश का आर्थिक विकास जो है होना तय है। क्योंकि आप समझिए, अगर मानव संसाधन विकास ही नहीं होगा, अर्थात यदि देश में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी नहीं होगी, कुशल मानव संसाधन नहीं होगा, तो हमारे देश में भले ही आर्थिक या प्राकृतिक संसाधन कितने ही मौजूद क्यों ना हो, हम उनका क्या नहीं कर पाएंगे, दोहन नहीं कर पाएंगे। राइट, परंतु यदि मानव संसाधन अर्थात मानव में शिक्षा, स्वास्थ्य का निवेश करके व्यक्ति को शिक्षित बनाना, कार्य के लिए कुशल बनाना, रोजगार के लिए कुशल बनाना ही मानव संसाधन विकास कहलाता है। और यदि मानव संसाधन अच्छा होगा, हमारे देश में तकनीकी शिक्षा होगी, राइट, प्राथमिक शिक्षा होगी, शिक्षा स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होगी, तो उससे हमारे देश में जो मानव है वो प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन का विकास प्रमुख लक्ष्य रखा गया था, अर्थात रोजगार, शिक्षा व जन स्वास्थ्य को महत्व दिया गया था। साथ ही साथ इस योजना में आधारभूत ढांचे का सशक्तिकरण, राइट, और पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, इनका लक्ष्य रखा गया था। तो सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन के विकास को दी गई थी और आधारभूत ढांचे का सशक्तिकरण एवं शताब्दी के अंत तक पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, ये इसके लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। और इसी समय में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 की शुरुआत हुई थी। साथ ही साथ महिलाओं में, राइट, गरीब महिलाओं को आमदनी हो सके, गरीब महिलाओं को रोजगार सृजन हो सके, वो एक तरीके से गरीब जो महिला हैं वो अपना व्यापार कर सके, इसके लिए लघु ऋण प्रदान करने के लिए जो है राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 1993 में की गई थी। तो महिला आयोग की स्थापना 1993 में की गई, जिससे महिलाओं की आमदनी सृजन के कार्यों, संपत्ति निर्माण या उनको ऋण देने के लिए इस महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी। यह जो योजना है यह भी सफल रही थी। इसका लक्ष्य था 5.6%, प्राप्ति हुई थी 6.8%। राइट, अगली योजना हो जाएगी 9वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल था 1997 से 2000, और इस योजना का लक्ष्य था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ में विकास। तो न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ में विकास, इस योजना का लक्ष्य था। और चूंकि इस योजना के दौरान ही आर्थिक मंदी का समय था, राइट, और आर्थिक मंदी का समय और क्षेत्रीय असंतुलन का जो समय था, इसी वजह से यह योजना सफल नहीं हो पाई और लक्ष्य था 6.5 का, प्राप्ति हुई थी 5.4 की। क्लियर? जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, क्षेत्र निर्धारित किए थे।
जिसमें पहला हो जाएगा कि भाई आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले भुगतान संतुलन की स्थिति से निकला जाएगा। फिर जो विदेशी ऋण भार है उसको बढ़ने से रोका जाएगा, साथ ही साथ उसमें कमी जाएगी, अर्थात विदेशों से ऋण कम लिया जाएगा। खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जाएगी, राइट। जो प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता है वो भी प्राप्त की जाएगी। साथ ही साथ जो जड़ी बूटियां हैं और जो जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनका भी संरक्षण किया जाएगा। अब अगली योजना हो जाएगी 10वीं पंचवर्षीय योजना, राइट। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय पीरियड था वर्ष 2002 से 2007, राइट। और इस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था तीव्र आर्थिक समृद्धि दर, राइट। अर्थात समृद्धि दर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ की दर कैसी हो, तीव्र हो, अर्थात तीव्र गति से आर्थिक विकास हो। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था तीव्र आर्थिक समृद्धि दर। और इस योजना का उद्देश्य भी देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना था। साथ ही साथ अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगनी हो सके, ये इसके जो थे लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। साथ ही साथ इस समय पीरियड में इन 5 सालों में 5 करोड़ जो है रोजगार का सृजन हो, ये लक्ष्य रखा गया था। साथ ही साथ अन्य लक्ष्य भी निर्धारित किए गए थे, राइट। जैसे उदाहरण के तौर पर 2007 तक अर्थात योजना के अंत तक साक्षरता हमारे देश की 75% हो जाए, शिशु मृत्यु दर 45 प्रति हजार तक पहुंच जाए और जो वनच्छादन है वो 25% करने का लक्ष्य भी रखा गया था, राइट। इस योजना अवधि में 8% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था और उपलब्धि हुई थी 7.5% की, राइट। अगली हो जाएगी 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय पीरियड था 2002 से लेकर 2012 के बीच में। और इस योजना का जो लक्ष्य था वो था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। तो यहाँ पर समावेशी विकास को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए क्या है कि हमारे देश में जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, यदि हम उनका दोहन वर्तमान समय में कर लें तो हम आर्थिक वृद्धि दर तो प्राप्त कर लेंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए वो प्राकृतिक संसाधन क्या हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। अर्थात इस योजना में लक्ष्य रखा गया कि आर्थिक जो दर है, वृद्धि दर है, वो तो कैसी होनी चाहिए, तीव्रतम होना चाहिए, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि जो प्राकृतिक संसाधन है वो भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी संरक्षित रहे। तो इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था तीव्रतम समावेशी विकास का लक्ष्य था। इस योजना में लक्ष्य रखा था 9% का, जबकि 8.3 की वृद्धि दर थी ये प्राप्त कर पाए, राइट। और अगर हमने जितनी भी योजनाएं पढ़ी हैं उन सब में सबसे अधिक जो सकल घरेलू उत्पाद की औसत वृद्धि दर थी वो हमें इसी योजना में प्राप्त हुई थी। क्लियर। इस योजना में बहुमुखी विकास का लक्ष्य रखा गया था, अर्थात न केवल भारत का आर्थिक विकास हो बल्कि निर्धनता भी कम हो, ये ऐसा लक्ष्य रखा गया था। साथ ही साथ देश में शिक्षा की गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी हो सके और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो सके, इसको भी महत्व दिया गया था। साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण को भी महत्व दिया गया था। अब हम पढ़ते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना, राइट। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 2012 से 2017 के बीच में हुई थी, राइट। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना हमारे देश में नियोजन की अंतिम पंचवर्षीय योजना है, राइट। क्योंकि अगर हम देखें तो 2017 के बाद में मोदी सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं की जगह पर 15 वर्षीय क्या हो जाएगा, विजन हो जाएगा, 7 वर्षीय रणनीति हो जाएगा और 3 वर्षीय क्या हो जाएगा, एक्शन एजेंडा हो जाएगा। ये अब पंचवर्षीय योजनाओं की जगह पर लागू किए जाएंगे। तो अंतिम पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के बीच में लागू हुई थी, जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना है। और इसका उद्देश्य क्या है, तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। तो तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास का लक्ष्य इस योजना में रखा गया था। इस योजना में
कई लक्ष्य निर्धारित किए गए थे जिनकी पूर्ति हुई है या नहीं हुई है उसके आंकड़े अभी तक सरकार ने जो है प्रस्तुत नहीं किए हैं या उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। इसीलिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के जो लक्ष्य हैं वो आप विशेष रूप से याद रखें। सबसे पहली चीज तो ये था कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें आर्थिक विकास दर का जो लक्ष्य था वो 8% रखा गया था। साथ ही साथ कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन या हम ये कहें कि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित जो है प्राथमिक क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि दर की जो विकास की जो दर थी वो 4% का लक्ष्य रखा। तो वहीं विनिर्माण क्षेत्र में या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10% औसत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना अवधि में गैर कृषि क्षेत्र में अर्थात औद्योगिक क्षेत्र या फिर जो है सर्विस सेक्टर में 5 करोड़ नए अवसरों या रोजगार सृजन का जो है लक्ष्य रखा गया था। साथ ही साथ जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी इस योजना के दौरान 2004-05 ईस्वी के मूल्यों पर ये 2 बातें आप याद रखें, हो सकता है पूछी जाए। सकल घरेलू बचत दर 33.65% एवं निवेश दर 38.8% का लक्ष्य रखा गया था। तो सकल घरेलू बचत दर 33.65% और निवेश दर 38.8% का जो है लक्ष्य रखा गया था। साथ ही साथ जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, इस पंचवर्षीय योजना में सरकार जितनी भी धनराशि खर्च करेगी उसकी सर्वाधिक धनराशि सामाजिक सेवाओं की मद में विनिहित करने का जो भी लक्ष्य रखा गया था या विनिहित की गई थी। तो सबसे अधिक खर्चा सामाजिक सेवाओं में किया गया था। तो इस तरीके से ये हमने 12वीं पंचवर्षीय योजना भी पढ़ ली है, राइट। अब इसके बाद में हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।